लेकिन आज 2020 का भारत है। ये भारत किसी के सामने क्यों झुकेगा? क्यों इसको कोई ऐसा फैसला जो हमारे बुजुर्गों ने लिया था, किसी दबाव में लिया था, किसी लालच में लिया था, वो समाप्त होने चाहिए। इस भारत का भविष्य भारत के लोग लिखेंगे। इंडिपेंडेंट एक्ट 1935 का संविधान की कार्बन कॉपी नहीं लिखेगी। इसलिए धारा 333 आपको सुन के हंसी आएगी। और 1.5 साल पहले मैं नासिक गया और मैंने ये बात पहली बार वहां रखी, और फिर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इसकी डिटेल हमें दे दीजिए। मैंने कहा देखिए साहब, डिटेल ये है कि मैं कोई कानून का आदमी नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट रहा हूं, मैं पॉलिटिकली चीजों को रखता हूं, बाकी काम आप करें। धारा 333 एक ऐसी धारा थी जिसके तहत भारत में अंग्रेजों ने जायज तरीके से नाजायज तरीके से जो राज किया, और 47 में चरखा चलाने से वो यहां से चले गए, और उसके बाद जाने के बाद जब यहां जो चरखे को लेकर के जो हर घर के बाहर बैठे थे, उनको ये कह गए कि भाई हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ अंग्रेज भाई जिन्होंने यहां भारतीय महिलाओं से शादी कर ली है, कुछ जायज संबंध है, कुछ नाजायज संबंध है, ये विषय नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब इनके बच्चे जो पैदा होंगे, जिन अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं से शादी की थी लोअर लेवल पे, खासतौर से, कि ऊपर के तो चले गए, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों को भारत में एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। और ये एंग्लो इंडियन है, इनकी नसों में तो अंग्रेजों का खून है, तो वो इन संतानों का भी प्रावधान करवा के गए। और धारा 333 के अंदर कहा गया कि भारत की लोकसभा के अंदर चुनाव जीत करके हर किस्म के लोग आ सकते हैं, हर मजहब के लोग आ सकते हैं, हर संस्कृति के लोग आ सकते हैं, लेकिन इनकी तो गिनती उस वक्त इतनी नहीं है कि जीत के कैसे आए। लिहाजा 333 धारा के तहत 2 एंग्लो इंडियन का परमानेंट भारत का राष्ट्रपति चुनाव खत्म हो जाने के बाद उन 2 को नॉमिनेट करेगा, और ये 2 सीटें भरी जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि जब सतीश भाई आपके अंदर उथल पुथल न पैदा हो, आप अगर बेचैन नहीं हैं, तो आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। लोग कहते हैं परेशान आत्मा हो, मैं कहता हूं परेशान आत्मा ही राष्ट्र की चिंताओं को शांत कर पाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, उस 333 के बारे में जब मुझे पता चला, मैंने अपने साथी लीगल थे, उनसे पूछा कि भाई मुझे बस इतना बता दीजिए, इसके अलावा क्या है। उन्होंने कहा यही है। नासिक की एक सभा में मैंने जोर से कहा कि भाई मुझे बताएं कि देश भर में हजारों जनजातियां हैं, जातियां हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी कम्युनिटी ने आज तक पार्लियामेंट नाम की बिल्डिंग नहीं देखी। हजारों हैं, लाखों हैं। आखिर ऐसी कौन से लोग हैं ये एंग्लो इंडियन जिनके लिए पहले दिन से और आखिर तक, जब तक ये संविधान रहेगा, ये 2 सीटें बुक रहेंगी? भाई हमें बताओ ना कि एंग्लो इंडियन कहां है। एक आध मिला नहीं, ढूंढने, मैंने कहा ढूंढो भाई, कहीं से मिले तो कम से कम मैं पैर छूंगा कि आप तो इतने महान हैं कि आपके लिए भारत में चुनाव नहीं होगा, आपके लिए 2 सीटें भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। मिला नहीं भाई साहब। लेकिन मैंने जगह जगह, गली गली वैसे ही 335 के लिए चिल्लाता था, वैसे ही चिल्लाया। लोग मुझे कहने लगे कि तुम कोई ना कोई नया फसाद खड़ा करते हो। मैंने कहा जिंदगी जीने का मतलब है फसाद को खड़ा करना और फसाद को निपटा देना। फसाद करना और फसाद खड़ा करने में फर्क है। मैं फसादी नहीं हूं, मैं किसी की तलवार से गर्दन काटने का हुक्म नहीं देता। और उस सभा में मैंने इसी तरह से बात कही कि देश के लोग जो इस समाज की और राष्ट्र की चिंता करते हैं, मैं उन मुद्दों की तरफ ज्यादा ध्यान देता हूं जिससे राष्ट्र सुरक्षित रहे। अमेंडमेंट होंगे संविधान में, हजारों अमेंडमेंट हुए, होते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र का जो संविधान है, राष्ट्र का संविधान क्या है सतीश भाई? राष्ट्र का संविधान है मेरी संस्कृति, मेरी आस्था, मेरे सरोकार, मेरी नदियां, मेरी पहचान।
उसमें अमेंडमेंट नहीं करने दूंगा किसी को। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ये तय नहीं करेंगे कि सबरीमाला के अंदर हजारों साल की परंपराओं को तोड़ करके जेंडर जस्टिस तय होगा। सुप्रीम कोर्ट को जेंडर जस्टिस तय करना है तो 50 अगर मर्द सुप्रीम कोर्ट में जज हैं तो 50 खवातीनों महिलाओं को जज बनाए, वहां जेंडर जस्टिस करें। वहां जेंडर जस्टिस नहीं कर पा रहे, लेकिन इस देश की आस्थाओं को तोड़ करके आप वहां जेंडर जस्टिस करना चाहते हैं। इसलिए मैंने नागपुर में खुले रूप से कहा कि ये 2 सीटों को भारत सरकार को तत्काल समाप्त करना चाहिए। और भारत सरकार जो रोज सुबह से लेकर शाम तक सक्सेसिव सरकारें आई और उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक एक ही राग अलापा, जम्मू कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अरे भाई ये कह रहे हो, अगर आपका बेटा है तो आपका बेटा है, रोज मोहल्ले वालों को बताते हो ये मेरा बेटा है, आओ आओ सुनो ये मेरा बेटा है, तो मोहल्ले वालों को शक होता है ये असली बेटा नहीं है, कुछ खेल है इसमें। तो जम्मू कश्मीर के बारे में यूएनओ में जाकर के हर मंत्री संतरी चिल्ला चिल्ला के बोलता था जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मुझसे लोगों ने कहा, शरद पवार के लोग, जब मैं नौकरी करता था, कि भैया आप सुबह से शाम तक क्यों कहते हैं कि आपको डाउट है क्या? बोले हमें तो डाउट नहीं है, जो हमारे पास है इसलिए हम तो कभी नहीं कहते, हमारा वो इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए हमने वहां से कश्मीरियों को मार पीट के भगा करके वहां पंजाबियों को बसा दिया है। बात खत्म हो गई, ना आपको पता चला ना हमें पता चला, और अब वो वहां से दूर नहीं हो सकता। लेकिन आप धारा 370 भी देते हैं, 35 भी देते हैं, करोड़ों करोड़ों का बजट भी देते हैं, और निजाम मुस्तफा बसाने वालों को दिल्ली में सेकुलरिज्म का भूख भी चढ़ता है, तब भी आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप इसलिए कह रहे हो कि आपका है नहीं। तो मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लिहाजा मैंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को यह कहना है कि यह हमारा इंटीग्रल पार्ट है, गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है, और जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है वो भी अगर हमारा है, तो उसमें 2 काम करिए। जो पाकिस्तान के पास वाला कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वहां से जो लोग आए थे, कुल मिलाकर के 5600 परिवार थे, जिनकी गिनती आज 5.5-6 लाख हो गई, और पिछले 70 सालों से वो जम्मू कश्मीर की धरती पर रह रहे थे। लेकिन आर्टिकल 35A की वजह से न उनके पास नागरिकता थी, और नागरिकता नहीं थी, न जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ सकते थे, न खड़े हो सकते थे, न जम्मू कश्मीर में कारोबार कर सकते थे, न जमीन कर सकते थे, न सरकार की कोई स्कीम उन्हें मिलती थी। तो 70 साल से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर 5.5 लाख लोग रह रहे थे, लेकिन उसकी चिंता हमको करनी चाहिए थी, सरकारों ने नहीं की। लेकिन राष्ट्र को खड़ा होना चाहिए था कि ये भारतवंशी लोग हैं, अपनी जमीन पे हैं, इनकी नागरिकता नहीं है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 होने के बावजूद भी पाकिस्तान का कोई मर्द जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर ले तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी, और जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी तो ऑटोमेटिक वो भारत का नागरिक हो जाएगा। क्या एजेंडा आपने खोला था कि कश्मीर के रास्ते से आओ, ऐसे दिल्ली में आओगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसे मिलेगी? मैंने उनसे कहा कि अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को सच में अपना बताना चाहते हैं, तो ये जो 2 एंग्लो इंडियन हैं जो मिल नहीं रहे हैं, आप इनको समाप्त करें। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भारत में रह रहे हैं, उनमें से किसी एक को, और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में जिनकी कोठियां हैं, घर छोड़ के भागकर यहां आ गए हैं, उनके लोगों में से आप उनमें से एक जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाले हिस्से के आदमी को लोकसभा में नॉमिनेट करें, एक गिलगित बल्तिस्तान के आदमी को जो भारत में है उसे नॉमिनेट करें। अंतरराष्ट्रीय मैसेज जाएगा कि भारत जिसे कहता है अपने यहां उन लोगों को संसद में नॉमिनेट करता है, और इन दोनों को हटाइए। मुझे सिर्फ इतनी खुशी है सतीश भाई, सरकार ने एक ही काम किया है। सरकार के कानून मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिया, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, और सरकारें सुनती हैं इसका मुझे एहसास हो गया है। अगर आप सही मानों में अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति कुछ ऐसी बातें बताएं जो सरकारों तक नहीं पहुंचती, और सरकारें भी होती हैं, उनकी भी लिमिटेशन होती है,
और सरकारें भी ये चाहती हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर समाज के अंदर से कोई नैरेटिव निकल के आए, और जब वो नैरेटिव समाज में फैल जाएगा तो सरकारें अपने ऊपर दबाव महसूस करती हैं। इसीलिए 370 और 35A का दबाव हुआ। 70 सालों से हमने देखा कि एक पार्टी के मैनिफेस्टो में हर बार 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे। वो हट गए लेकिन 370 नहीं हटी। लेकिन जब आपने देश को बताया कि ये 370 और 35A क्या है, ये भारत राष्ट्र के लिए खतरा है, तो आप यकीन मानिए लोग सुनते हैं। आप अपनी इंटीग्रिटी को मजबूत रखिए। इसलिए जब चिल्लाना शुरू किया तो देश के 99% लोगों ने हमसे कहा, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं पता था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं पता था कि यह आर्टिकल 35A क्या है। और जब लोगों में इसका डर पैदा हुआ और सत्ताओं को लगा कि यह ज्यादा खतरनाक है, 5 अगस्त 2019 को भारत की इसी सरकार ने दोनों धाराओं को मां गंगा की धारा में बहा दिया। तो इसलिए आप समझिए कि परेशानी ये नहीं है कि ये 2 आर्टिकल हट गए हैं। इसको सही मानों में अगर आप राष्ट्र के रूप में सोचेंगे तो आपको कुछ जवाब और मिलेगा। और मेरा जवाब इस पे यही है कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब से जो कुछ भी इस राष्ट्र के साथ में जघन्य अपराध करके सत्ताओं पे बने रेनों की भूख जो इस नेताओं को लगी, उस भूख को मिटाने के लिए और राष्ट्र के साथ जो जघन्य अपराध किए हैं उनको समाप्त करने के लिए इस सरकार का एक मुखिया, उसने वहीं से काम शुरू किया है। और जो उसने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है वो 1947 से शुरू किया, और 1947 में ही धारा 370 लगी थी। 1954 में 35 आया। तो काम अगर 1947 से शुरू करेंगे तो माफ कीजिएगा, 1947 से ये जो स्वच्छ अभियान शुरू हुआ है, जिसे लोग समझ रहे थे कि सड़क पे कूड़ा उठाने का काम किया, ना 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 ना, लोगों को लगा ये कूड़ा उठाने का काम है, लोगों को बिजी कर दिया क्योंकि समाज उतना ही समझता है। लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग, बनारस के लोग, आप इस बात का तो कम से कम क्रेडिट ले लें कि आप जब यहां से किसी को जिताते हैं और वो पार्टी उसे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाती है, तो आपकी मिट्टी और मां गंगा के अंदर इतनी ताकत है कि जब प्रधानमंत्री बनता है तो सन 1947 से हिसाब लेना शुरू करता है। नहीं, प्रधानमंत्री तो बहुत बने इस देश में। इसलिए व्यक्ति विशेष से राजनीतिक किसी के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन न मैं तो राजनीतिक दल का आदमी हूं, न राजनीतिक हूं। इसलिए मैं कहता हूं वो कैसा है मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो राष्ट्र को बचाने के लिए जो कर रहा है, उसके लिए राष्ट्र के उन लोगों को जो भारत की संस्कृति में, सभ्यता में, सरोकारों में यकीन रखते हैं, उनको अगर मगर छोड़ करके, तत्कालिक मतभेदों को छोड़ करके उस आदमी की ताकत को इतना मजबूत करें कि अगर वो 2014 से 2019 तक अकेला था तो फिर आपको लगा कि ये अकेला है, शायद कमी पड़ रही है। आपने 2019 में एक और गुजराती को भेजा, कहा कि एक थे वो कड़ी निंदा करते थे, उनका कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा, तो आपने दूसरा भेज दिया है। वो तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है कि जम्मू कश्मीर भी हमारा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। मैंने कहा रुक जाओ, कहीं थोड़ी देर में पाकिस्तान मत क्लेम कर देना भाई। तो जब समाज में चेतना पैदा होती है, जब समाज अपने राष्ट्र के प्रति गौरव महसूस करता है, अपने महापुरुषों के प्रति गौरव करता है, समाज में ऊंच नीच भावना समाप्त होती है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये अगड़ा है, ये महादलित है। जब इस भावना को आपने समाप्त किया, मैं तमाम बनारस में जितने लोग रोटरी क्लब के सुन रहे हैं, जो भी मेरी बात सुन रहा है, आप ये मानिए कि ये पुष्पेंद्र नहीं कह रहा है, ये सुनिए कि आपने कहीं सुना है ये। क्या मेरी बात से आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? क्या आपकी कमजोरी नहीं थी कि आपने ब्राह्मण होकर वोट दिया, ठाकुर होकर वोट दिया, दलित होकर वोट दिया, यादव होकर वोट दिया, अगड़ा पिछड़ा होके वोट दिया, मेरा तेरा होके वोट दिया, इलाके में दिया, हिंदी में दिया, इसमें दिया। आपने जब वोट ऐसा दिया तो आपको वैसी ही सरकारें मिली। क्या वजह है कि आपके अंदर
वो बोध पैदा हो गया और 2014 में आपने ब्राह्मण ठाकुर बनिया होके वोट नहीं दिया। इसी ताकत से दुनिया डर गई है, इसी ताकत की वजह से दुनिया मानती है कि ये 2020 का भारत वो भारत है जो हजारों साल की संस्कृति परंपराओं में नजर आता है, इतिहास में नजर आता है। इसमें आचार्य चाणक्य नजर आता है, इसमें छत्रपति महाराजा नजर आते हैं, शिवाजी नजर आते हैं, इसमें गुरु गोलवारकर नजर आते हैं, इसमें गुरुजी नजर आते हैं, महामना नजर आते हैं, इसमें वीर सावरकर नजर आते हैं, सुभाष चंद्र बोस नजर आता है। ये वो भारत है। इसलिए दुनिया आपके आदमी को हल्के में नहीं ले रही, और आपके आदमी ने भी बहुत धीरे धीरे कार्य किए। मैं कुछ घटनाओं को इसलिए बताना चाहता हूं कि अभी कल परसों की घटना है, उससे जोड़ के बताता हूं। आप याद कीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, आपको याद होगा। ये बातें सार्वजनिक बहुत नहीं होती, लेकिन मैं इसलिए सार्वजनिक तौर पर कहता हूं कि भारत के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाने के लिए अगर इतिहास में हमारे शूरवीरों को, इतिहास में बहादुरों को दबा करके बौनों का वाहन बनाया गया है, तो मैं कहता हूं कि मैंने सुभाष को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा, छत्रपति शिवाजी को नहीं देखा। आज भी आपके समाज में बड़े बड़े शूरवीर हैं, लेकिन हम अपना तेरी दूसरे की तारीफ करने में बड़े संकोची हैं। हम इस कहते नहीं है, इसलिए आपके बीच में जो बहादुर है उसकी चर्चा नहीं होती। और जब चर्चा नहीं करते हैं तो समाज वैसा हो जाता है, और जब समाज वैसा होता है तब सरकारें 24 पार्टियों की बनती हैं। इसलिए आपको पहली बार बोध हुआ, पहली बार एहसास हुआ कि हम कौन हैं यार, कौन थे हमारे पूर्वज, हमारी ये दुर्गति क्यों हो रही है। लिहाजा आपने 2014 पैदा कर दिया, और 2014 पैदा कर दिया तो आपको समझ में आया कि ये क्या हो गया है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। इस आदमी को किसी किस्म की बीमारी से ये ग्रस्त नहीं है, इसे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना है, इसे सेकुलरिज्म की भूख नहीं है। तो जब आप सुधरे, आपके मन मस्तिष्क में सुभाष पैदा हुआ, सावरकर पैदा हुए, महामना पैदा हुए, तो आपकी सोच बदली, आपके दिल के अंदर बलबला उठा और एक बेचैनी हुई। उस बेचैनी को आपने 2014 में बटन दबा करके शांत कर दिया, और 2019 पैदा की। 2014 में आपने जिसको चुन के बनारस से भेजा था, कैसे काम करते हैं ये तो बनारस के लोगों को बताना मुझे बहुत जरूरी है, और उस काम का समाज में कैसा इस्तेमाल और कैसा असर होता है, इसको अगर आप समझेंगे तो मैं समझता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी इसलिए निभाएंगे कि आप के वोट से जो शख्स इस देश को चला रहा है उसमें सतीश भाई की भी भागीदारी है, उसमें रोहित गुप्ता जी की भी भागीदारी है, उसमें अनिल यादव जी की भी भागीदारी है। तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है, और उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने उस पर जिम्मेदारी का बोझ दिया, तो उसने वो काम किया कि वो भारत के राष्ट्रपति के पास गया और पूछा कि भारत की पहचान क्या है, विदेशी मेहमानों को हम पहचान के रूप में क्या देते हैं। वो शुद्ध कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, वो अपनी पार्टी से वैसे ही मारे हुए थे, गुस्से में थे। उन्होंने कहा हम भारत की पहचान के रूप में विदेशी मेहमानों को ताजमहल देते हैं। आपके आदमी ने मां गंगा की कसम खाई हुई है, बीच गंगा में उतर के, गंगा क्या है, पानी बहने वाली नदी नहीं है, ये वो मां गंगा है जिसे लोग अपनी मां से ज्यादा पवित्र समझते हैं। इसीलिए जब वो उतरा तो वही राष्ट्रपति से कहा कि ताजमहल भारत की पहचान कब से बना। उनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने कहा आज से बंद कर दें, ये भारत की पहचान नहीं है ताजमहल। तो पूछा क्या आज से पहचान होगी। उसका होमवर्क बहुत अच्छा है, आप लोगों ने जिसे वोट दिया है वो होमवर्क पूरा करके जाता है। उसने तत्कालिक राष्ट्रपति से कहा कि आज के बाद से भारत में जितने भी विदेशी मेहमान आएंगे उनको भारत की पहचान और संस्कृति के रूप में गीता दी जाएगी।
और दुनिया के सबसे बेहतरीन पब्लिशर से वो गीता छपवाई। अब आपको मैं जब शुरू में मैंने वाक्य किया था कि आप जब जिससे बात करें उसके स्तर और उसकी भाषा और उसके टोन और टेनर को नहीं समझेंगे तो आप अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब 15 साल के बच्चे से बात करें तो आप ये मत कहिए कि सुनो हम तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें क्या पता है, हमने ये किया है, ये अपने बहादुरी के किस्से उसे मत सिखाइए। वो बेचारा मैगी खाता है, 2 मिनट में ऐसी बात कहिए जो मैगी की तरह समझ में आ जाए। उस पे ज्यादा उसके जबान पे जोर डालेंगे, वो चला जाएगा कि मेरे पिता पता नहीं क्या समझा रहे हैं। मैंने यही सोचा, ये 25 साल के कैरियर में मुझे समझ में आया कि आप सिर्फ टू दी पॉइंट बात करें, उससे ज्यादा बात ना करें। पहली सीढ़ी अगर उसकी समझ में आ गई, दूसरी तीसरी में वो खुद दौड़ने लगेगा और चौथी में निकल करके वो ऐसा समझाएगा दुनिया को कि लोग कहते हैं कि इतनी पॉपुलेशन युवा है, उसी 15 से 18 और 18 से 22 साल वाले ने बटन 19 में इतना दबाया कि जो कमी 2014 में रह गई थी वो 2019 में पूरी कर दी उसने। ये उसी की ताकत है। ये हम जो सफेद बाल वाले लोग हैं ना, ये हम अपने से ऊपर किसी को समझते ही नहीं है, इसलिए वहां तक बात ना आए, इसलिए हम इधर उधर की बात करते हैं। और उसने महान कार्य क्या किया, उसने दुनिया की हर राज्य और स्टेट, जो जितने भी राष्ट्र थे, उन भाषाओं में किताब छपवाई, गीता, और दी। मेरी बात को लोग ह्यूमर में लेते हैं। मैंने कहा मैं ह्यूमर में बात इसलिए कहता हूं कि कभी कभी बीच में हंसने से लगता है कि सुनते सुनते अगर दिमाग में बहुत बोझ हो गया तो थोड़ा रिलीज हो जाए, लेकिन वो ह्यूमर किसी पर्पस से नहीं है, उसमें भी मेरी बात छुपी हुई है।